सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपियन पावर्स जो जैसे पुर्तगाल की है, फिर फ्रेंच है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने कैसे इंडिया में अपना शासन जमाया। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के डिफरेंट प्रोविंसेस को धीरे धीरे पॉलिटिकली अपने शिकंजे में फंसाती चली गई। ठीक है, तो इंडिया का पेनिनसुलर भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तीन चीजें आप जान जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में 1639 में अपनी पहली फैक्ट्री, पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में खोला। मद्रास में पहला किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में खोला। सेकंड जो फोर्ट है वो मुंबई में खुला था। देखिए, मुंबई पुर्तगाल के हाथ में थी, लेकिन जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब बाकी यूरोपियन पावर्स को हरा रही थी भारत में, तो पुर्तगाल के राजा से दहेज में बॉम्बे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला था, इंग्लिश के प्रिंस चार्ल्स को मिला था। प्रिंस चार्ल्स को जब पुर्तगालियों से बॉम्बे दहेज में मिला, तो प्रिंस चार्ल्स से बॉम्बे को उधार पे मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। जब 1668 ईस्वी में प्रिंस चार्ल्स ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा फोर्ट बॉम्बे में खोला। फोर्ट यहां बॉम्बे। बॉम्बे में दूसरा फोर्ट कब खुला? 1668। तो पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, सेकेंड फोर्ट बॉम्बे, 1668। तो पहला फोर्ट कहां बना था? पहला किला कहां बना था अंग्रेजों का? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला मद्रास में बना था 1639 में। सेकंड बना 1668 में बॉम्बे में, और तीसरा बना जब बॉम्बे में 3 विलेजेस को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के जो गवर्नर थे उनसे लिया और उस जगह का नाम रखा गया कलकत्ता। तीसरा फोर्ट जो बना वो 1691 में बना, 1691 में, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये 3 इंपॉर्टेंट फोर्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में बनाए। 1639 पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1668 फोर्ट बॉम्बे, 1691 फोर्ट विलियम कलकत्ता। अच्छा, ये तो हो गए इनके फोर्ट्स। उसके बाद याद रखिएगा, इंग्लिश ने जब भारत में सबसे पहले फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी थी, तो वो सूरत में, यहां गुजरात के कोस्ट पे सूरत में इन्होंने इजाजत मांगी थी। तो सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री थी। और अब जब बॉम्बे इनके हाथ में लग गया था, तो जो ट्रेड होता था इस तरफ से वेस्टर्न इंडिया से, उसका जो पूरा फोकस था वो सूरत से हटके कहां गया? बॉम्बे में। जो मेन ट्रेडिंग सेंटर जो सूरत हुआ करता था वेस्टर्न कोस्ट पे, वो अब बॉम्बे हो गया। ईस्टर्न कोस्ट पे मेन ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था? बंगाल। और साउदर्न कोस्ट पे मेन ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था? मद्रास। अब जब इनकी जो फैलने की नीति थी वो इस तरह आगे बढ़ती गई, ठीक है। फिर बंगाल पे धीरे धीरे बंगाल के जो वहां के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, इनके साथ झगड़ा बढ़ता गया। एक हिसाब से ड्रिफ्टिंग बढ़ती गई। कैसे ये ड्रिफ्टिंग बढ़ी? बंगाल में शुरू में मुर्शिद कुली खान का राज था, फिर उनके बाद अलीवर्दी खान आए, फिर आए सिराजुद्दौला। अच्छा, सिराजुद्दौला बहुत अच्छा एक नवाब था जो काफी एफिशिएंसी रखता था अपने किंगडम में।
किंग सिराजुद्दौला ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं वो कंपनी को दी गई जो पासेस हैं या कंपनी को ट्रेड के लिए दिए गए जो कंसेशन है उसका मिसयूज करते हैं। ये मिसयूज कैसे होता था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो नौकर थे, वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे कंपनी के पासेस को यूज करके। सो कंपनी को जो पास मिला हुआ था वो मुगल गवर्नर फर्रुख सियार द्वारा मिला था। मुगल गवर्नर फर्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में, ड्यूटी फ्री 3,000 रुपया सिर्फ साल में इन्हें मुगल गवर्नर को 3,000 रुपया साल का देना था। उसके बदले में फ्री में ट्रेड कर सकती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस कोस्ट पे। ये फरमान जारी किया था फर्रुख सियार ने। पर यह फरमान जारी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, आला अधिकारियों के लिए, उनके ट्रेड के लिए। पर हुआ क्या, जो आला अधिकारी थे उनके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे और जो सर्वेंट्स काम करते थे अंग्रेजों के, वो लोग भी इस फरमान, इस दस्तक का मिसयूज करते थे। जो पास होता था उसको दस्तक कहते थे। इसका मिसयूज करके वो प्राइवेट ट्रेड को भी करते थे। सो इस चीज की तो इजाजत नहीं थी। तो सिराजुद्दौला को ये चीज बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि इस चीज से क्या था, पहली चीज, एक किंग का अपने प्रांत पे जो गवर्निंग है वो घटता है। एक किंग की पकड़ जो है अपने प्रांत पे वो कम होती है, जिससे किंग की इज्जत पे बात आती है। सेकेंड चीज, जो किंग था ये इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि उसके रेवेन्यू का बहुत ज्यादा लॉस होता है। बहुत ज्यादा बंगाल में रेवेन्यू लॉस हो रहा था, जो राजकोषीय घाटा है उसमें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था इस कारण से। तो सिराजुद्दौला ने जगह जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई और धीरे धीरे एक दिन ऐसा है जब किंग सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला कर दिया और हुगली और फोर्ट विलियम की जो दोनों फैक्ट्रीज थी उनपे कब्जा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को उस समय भागना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भागे, लेकिन भागकर दूर नहीं गए। कुछ दूर समंदर के पास एक द्वीप पे जाके वो लोग बैठ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत में जो साम्राज्य है इसको फैलने के पीछे एक क्लियर कट एक विजन था उनका। किसी भी तरह वो सबसे पहले झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते थे। अगर झगड़े में इन्वॉल्व होते थे, झगड़ा होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेक्निक थी वो क्या थी कि वो पहले अपने आप को पीछे कर लेते थे, बैकफुट पे रखते थे, फिर जब स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती थी तो दोबारा वो सामने आके प्रोजेक्ट करते थे अपने आप को लड़ाई करने के लिए। अगर वो दोबारा हार जाते थे तो वो क्षमा मांगने में भी पीछे नहीं रहते थे, वो माफी भी मांग लेते थे जब वो हारते थे, और जैसे मौका मिलता था गर्दन भी काट लेते थे। ये चीज थी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्क डिप्लोमेसी यूज करते थे। सो सिराजुद्दौला के साथ 1757 में आखिर बातें जब बहुत आगे बढ़ गई तो इंग्लिश और सिराजुद्दौला के साथ 1757 में लड़ाई हुई। 1757 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली में कोई बैटल नहीं थी, कोई लड़ाई हुई ही नहीं उस दिन। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सिराजुद्दौला के पीछे जितने भी गवर्निंग बॉडीज थी, जैसे एक जगत सेठ था, बहुत इन्फ्लुएंशियल बैंकर था, फिर ओमी चंद था, सेठ ओमी चंद, उसके अलावा जो इनका मीर जाफर जो था, जो मिलिट्री कमांडर था। सो मीर जाफर, सेठ ओमी चंद, जगत सेठ, ऐसे बहुत इन्फ्लुएंशियल जो बैंकर्स और मिलिट्री गवर्नर थे, इन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, घूस देके अपनी तरफ पहले ही कर लिया। तो जिस दिन लड़ाई होनी थी 1757 को, उस दिन लड़ाई हुई ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि मीर जाफर जो मिलिट्री कमांडर था उसने सारे मिलिट्री सेना को लड़ने से ही मना कर दिया। सो सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरह शिकस्त हुआ और 1757 को बैटल ऑफ प्लासी के इस युद्ध में अंग्रेजों की पहली लड़ाई दर्ज हुई भारत के इतिहास में। सो अंग्रेजों की यह पहली लड़ाई थी। तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया, बना दिया वहां का नवाब। मीर जाफर नवाब बन गया, सिराजुद्दौला को हटा दिया गया, जेल कर दिया गया। मीर जाफर जब कुर्सी पर बैठा तो मीर जाफर को ये अंग्रेज अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचाना चाहते थे और अंग्रेज ये काम बखूबी कर भी रहे थे। लेकिन मीर जाफर को धीरे धीरे ये महसूस होना शुरू हुआ कि मेरे पास एक्चुअल कोई पावर्स नहीं है और सारी पावर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यूज करती है। रैदर मैं एक पपेट, कठपुतली की तरह काम कर रहा हूं, जो धीरे धीरे उसके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचने लगी। सो मीर जाफर ने फिर क्या किया, मीर जाफर एक्चुअली और कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी।
जैसे सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का जुर्माना मांगा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किससे? मीर जाफर से। कई करोड़ रुपए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा इतने करोड़ रुपए आप हमको दो, क्योंकि ये लड़ाई हमने नहीं चालू की थी, आपके नवाब सिराजुद्दौला ने चालू की थी, इसलिए बंगाल गवर्नमेंट हमें मुआवजा देगी। मुआवजा करोड़ों में था, उतने करोड़ों रुपए जो राजकोषीय खाते में थे ही नहीं, तो दे नहीं पा रहा था। कौन? मीर जाफर। सो मीर जाफर को अंग्रेजों ने जबरदस्ती दोबारा से हटा दिया। मीर जाफर उसका किसी काम का था नहीं, इसलिए हटा दिया गया। मीर जाफर पैसे भी नहीं दे पा रहा था अंग्रेजी सत्ता को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो मीर जाफर को हटाकर उनके भतीजे मीर कासिम को बैठा दिया गया कुर्सी पे। जब मीर कासिम कुर्सी पे बैठ गया तो मीर कासिम एक इज्जतदार इंसान था, मीर जाफर की तरह उसका कोई मान सम्मान ऐसे बिखरा हुआ तो था नहीं। मीर कासिम को ये चीज पता चल गई कि मेरी जो सत्ता है, उस सत्ता को दोबारा अपने हाथ में लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मीर कासिम मुगल के मेन जो गवर्नर हैं उनके पास गए। मीर कासिम ने उन मुगल गवर्नर से मिलके और नवाब शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, इनके साथ मिलके मीर कासिम ने एक ट्रिपार्टाइट अलायंस, 3 लोगों के मिलकर एक अलायंस बनाया, जिसमें एक थे मीर कासिम, एक थे नवाब शुजा-उद-दौला, एक मुगल एम्परर खुद थे जो मुगल के बादशाह थे। ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई हुई 1764 में और ये पहली डिसिसिव बैटल कहलाती है, जिसके द्वारा इंग्लिश का ऑफिशियली इंडिया के लैंड पे पॉलिटिकल एक विक्ट्री कहलाई गई, जिसके थ्रू एक असली लड़ाई लड़ी गई। क्योंकि 1757 को पहली बैटल कहते हैं, बट ये एक बैटल कभी हुई नहीं। सो अगर एक्चुअली में कोई बैटल हुई तो वो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, जिसमें 3 लोग एक तरफ थे, मुगल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ये 3 लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई की, उस लड़ाई में भी अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में इन लोगों को हराया और इसमें भी अंग्रेजी सत्ता विजयी हुई। इस बार जब अंग्रेजी सत्ता विजयी हुई तो उन्होंने इलाहाबाद की एक संधि की, जिसके अंतर्गत जो नवाब थे अवध के, उनको बंद कर दिया गया और उनसे काफी ज्यादा पैसा लिया गया। मीर कासिम को मार दिया गया, मीर कासिम की जगह मीर जाफर को दोबारा बैठा दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई इसमें, पूरे भारत के जो बादशाह थे, जो मुगल बादशाह थे, उनकी शिकस्त हुई थी इस लड़ाई में। इसलिए एक हिसाब से कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का इस समय भारत में जो अंग्रेजों की जो तूती है वो भारत में बोल रही थी पूरे जोरों शोरों पे, और ये चीज इस लड़ाई ने साबित कर दी बैटल ऑफ बक्सर में। सो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। इसके बाद बंगाल पे शासन मजबूत हो गया अंग्रेजों का। अब हम अंग्रेजों की थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये आपको बहुत काम देगा। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी अंग्रेजों की, किस तरह से इंडिया में उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज हुई, टाइम टू टाइम उसमें बदलाव आया, वो हम देखेंगे। 17th सेंचुरी में, यानी 1600 से लेके 1699, इस बीच में जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की थी, उस समय अंग्रेज एक ट्रेडर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के रूप में आई थी, और जो व्यापार होता था वो किस तरह होता था, भारत के जो प्रांत, भारत के जो लोग हैं, यहां से माल सप्लाई किया जाता था, जो क्लॉथ है, कॉटन टेक्सटाइल्स है, ऐसे कपड़े, फिनिश्ड गुड्स, ये कपड़े व्यापारी लाकर इन अंग्रेजों को देते थे, और बदले में अंग्रेज इन व्यापारियों को क्या देते थे? बुलियन जाता था। बुलियन मीन्स गोल्ड दिया जाता था इंडियंस लोगों को, और इंडियंस लोगों से ये कॉटन टेक्सटाइल लिया जाता था। जस्ट रिमेंबर दैट द कॉटन टेक्सटाइल्स were the finest textiles in the whole world during that 17th and 18th century. India was one of the chief exporters of cotton textile, and the cotton textile has a finest
type of fabric like a woven air. It was called as fine as muslin by Congress MP Shashi Tharoor in his book An Era of Darkness. शशि थरूर ने अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में बताया है कि जो कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था, जो कपड़ा हुआ करता था, वो फाइन, इतना मुलायम, इतना हल्का होता था जैसे हवा को सिला गया हो। एक फाइन मसलिन की तरह से हवा में तैरते हुए ये कपड़ा कई सेकंड लगाता था जमीन पे गिरने में, इतना फाइन कॉटन होता था। सो इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा थी और ये कॉटन टेक्सटाइल अंग्रेज यहाँ कलकत्ता के पोर्ट से खरीदते थे और बदले में क्या देते थे? इंडियन व्यापारियों को गोल्ड देते थे। फिर ये कपड़ा जाता था यूरोपियन मार्केट्स में, बहुत भारी दामों में बिकता था। धीरे धीरे जब अंग्रेजों को फरमान्स मिलने लगे फर्रुखसियार के द्वारा और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब बंगाल के ऊपर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स जब मिल गई अंग्रेजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खुला था ये अंग्रेजों की हिस्ट्री में, या फिर कह सकते हो इंडिया की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स मिल गई। कैसी दीवानी राइट्स? किन जगहों की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स किसको मिल गई? अंग्रेजों को। दीवानी राइट्स मिलने के बाद इस सारी जगहों की जो रेवेन्यू होती थी, लैंड रेवेन्यू, जमीन का जो टैक्स होता था, वो कौन लेता था? अब अंग्रेज टैक्स लेते थे। डुअल गवर्नमेंट खोल दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, यानी सत्ता को चलाने के लिए मीर जाफर चलाता था सत्ता को, जिसमें अंग्रेज कुछ नहीं करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज कुछ नहीं करते थे, लेकिन रेवेन्यू पे अंग्रेजों का पूरा हाथ था। यानी पैसे पूरे अंग्रेजों के थे और लोगों की दुख दर्द पीड़ा संभालना किसका काम था? मीर जाफर का। इसे डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं। सो रेवेन्यू राइट्स जब मिल गए, पैसा आने लगा। अब चेंज यहां पर बहुत ध्यान से नोटिस करो। पिछली बार तक क्या हो रहा था? इंडिया से वो लोग कपड़े लेते थे कॉटन टेक्सटाइल और इंडिया वालों को गोल्ड देते थे बदले में। अब बंगाल से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, बंगाल से जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, उसी पैसे से इंडिया के व्यापारियों से कपड़े खरीदना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। यानी इंडिया के ही जमीन के पैसा इंडियंस को ही देकर, इंडियंस से ही माल खरीद कर अंग्रेज अपने यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे। यानी गोल्ड इंडिया में आना बंद हो गया। ये सेकेंड स्टेप था। सो पहला स्टेप आपको पता चल गया कैसे होता था व्यापार। गोल्ड आता था इंडियन व्यापारियों को, इंडियन व्यापारियों से कपड़े लिए जाते थे। सेकंड क्या हुआ? गोल्ड अंदर आना बंद हुआ। जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी, उसी को व्यापारियों को देकर व्यापारियों से कपड़े ले लिए जाते थे और एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। तीसरा 18वीं शताब्दी में हम पढ़ेंगे, और लेकिन अभी आप जान लीजिए तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है इनकी? फ्री ट्रेड, जिसको कहते हैं कि मुफ्त में सामान इंडिया से जाता था और वहां से। अब देखिए क्या हुआ, थर्ड जो इकोनॉमिक एरा है, इसमें क्या हुआ? इसमें आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई, और सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज खुली थी ब्रिटेन में। सो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इन सब जगहों पे जब ये फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हुई तो ये फैक्ट्रीज बहुत तेजी से खुलनी शुरू हुई। कॉटन की मिल्स खुलनी शुरू हुई। मैनचेस्टर और ऐसी बहुत जगह, लिवरपूल जैसी जगह बहुत तेजी से सामने आई, और मैनचेस्टर एक कपड़े का बहुत बड़ा हब बन के सामने आया। मैनचेस्टर में जो लोग थे, जो वहां के व्यापारी थे, जो वहां के बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कॉटन के मिल्स खोले थे, जो वहां खुद ये कपड़े बनाते थे, उन लोगों ने इंग्लिश गवर्नमेंट पे, इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे दबाव बनाना शुरू किया कि भारत से कपड़ा अपने देश में जो आ रहा है, इसकी वजह से हमारा कपड़ा हमारे देश में नहीं बिक रहा है, क्योंकि भारत का कपड़ा बहुत सस्ते दामों पे बिकता था इंग्लैंड में, और वो अपने कपड़ों के दाम इतने कम नहीं कर पाते थे। सो इस चीज से उन लोगों को प्रॉब्लम थी। तो जो इंग्लिश बिजनेसमैन थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे दबाव बनाया ब्रिटेन की कि इंडिया से कपड़ों का इंपोर्ट बंद करो। अब इंडिया से कपड़ों का इंपोर्ट बंद हुआ, और इंडिया से किस चीज का एक्सपोर्ट अब होना शुरू हुआ? रॉ मटेरियल्स का, रॉ कॉटन का। पहले बने बनाए कपड़े जाते थे इंडिया से ब्रिटेन, अब कपड़े जाने बंद हो गए। अब कच्चा कपास, कच्चा रॉ कॉटन जाना शुरू हो गया इंडिया से ब्रिटेन। साथ ही साथ दूसरा नुकसान क्या हुआ? देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्टर था, इंडिया अभी तक सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का, वो तो गिर गया एक्सपोर्ट। इंडिया के जितने ये व्यापारी थे जो कपड़े बने बनाए देते थे, ये सब जॉबलेस हो गए।
सेकंड चीज क्या हुई, मैनचेस्टर में जो कपड़ा ज्यादा बनता था उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिला इंडिया के रूप में अपने कपड़े बेचने के लिए। सो वहां से कपड़े इंडिया आने लगे बिकने के लिए। सो दो तरफा नुकसान, एक तो यहां से फ्री रॉ मटेरियल जाता था बिना किसी टैरिफ ड्यूटी के, सेकंड वहां से कपड़े आते थे इंडियन मार्केट में। सो इंडियाज मार्केट वाज फ्लडेड विद द मैनचेस्टर क्लॉथ्स। मैनचेस्टर के बनाए गए कपड़ों के द्वारा इंडिया का मार्केट भर गया और इंडिया के व्यापारी जो अपना कपड़ा बनाते थे ये उससे टक्कर नहीं ले पा रहे थे। थोड़ी बहुत टक्कर अभी भी ले पा रहे थे क्योंकि इंडिया का कपड़ा अभी भी सस्ता था। तो इस टक्कर को भी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इंडिया का जो कपड़ा वहां जा रहा था, इंडिया का जो रॉ कॉटन वहां जा रहा था, थोड़ा बहुत कपड़ा भी अगर जा रहा था उस पर वो लोग टैरिफ लगाते थे और वहां से जो यहाँ कपड़ा आता था उस पर टैरिफ नहीं लगता था। टैरिफ आपको हम बता दें क्या होता है। टैरिफ मतलब जैसे बॉर्डर है दो कंट्रीज का, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इंडिया है। अगर यहां से कोई कपड़ा 10 रुपए का इंडिया में घुस रहा है और उस पर आप 5% का टैरिफ, 100 रुपए का कपड़ा इंडिया में घुस रहा है और उस पर आप 5% टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया में ये कपड़ा 105 रुपए में बिकेगा। तो इंडिया से जो कपड़ा जाता था उनकी कंट्री में उस पर बहुत हाई टैरिफ लगता था। यानी इंडिया का वो कपड़ा अगर 100 रुपए का होता था तो वो लोग 30%, 40%, 50% टैरिफ लगाते थे। यानी यूनाइटेड किंगडम में वो कपड़ा 150 रुपए में बिकेगा। इतना महंगा कौन खरीदेगा, तो इसीलिए इंडिया का कपड़ा कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन यूके से जो कपड़ा इंडिया में उल्टा आ रहा था उस पे 0% टैरिफ था। यानी अगर 10 रुपए में उन्होंने बनाया था तो उतने में ही ये कपड़ा इंडिया के मार्केट में घुस रहा था। सो इंडिया की इकोनॉमी को इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे घायल किया एंड द होल इकोनॉमिक सिनेरियो इज क्लियरली रिटन इन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। ऐसे कई, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, कई ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इन सारी चीजों को अपनी बुक्स में बताया कि किस तरह इंग्लिश की फ्री ट्रेड सिस्टम, इंग्लिश का इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के लिए बहुत घातक साबित हो रहा था। सो इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।